नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं और दुनिया इस वक्त किस रूप में अलग अलग मोर्चों पर जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आती है, हर मोर्चा कहीं ना कहीं धधक रहा है और उन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। जंग की वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त दुनिया की बुनियाद हिला रही हैं। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और 3 बड़े सवाल हैं। शुरुआत, पहली तस्वीर जरा जान लीजिए। 2 दिन पहले रूस ने एक अभूतपूर्व अभ्यास किया और इस दौरान न्यूक्लियर परमाणु की नुमाइश की गई, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। आखिर क्या है इसका एक क्लियर कट मैसेज, जानेंगे, बताएंगे इसका महत्व। और साथ ही साथ दूसरी खबर हम आपको दिखाएंगे वॉर जोन से, यूक्रेन से, जो रूसी बमबारी की वजह से एक बार फिर दहल उठा है। खास करके खार्किव में रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिससे पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। और तीसरी खबर व्लादिमीर पुतिन की धमकी से जुड़ी हुई। ये खबर इसीलिए अहम है क्योंकि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अगर यूक्रेन को आपने टॉमहॉक दिया तो वो तबाही के हर रास्ते, हर मुहाने खोल देंगे, यानी नाटो पर कहर रूस की तरफ से बरपाया जाएगा। तो ये बड़ी 3 खबरें हैं और इन्हीं खबरों पे करेंगे चर्चा। लेकिन आक्रमण में उसके पहले एक बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। आइए आपको बताती हूँ वॉर जोन से बड़ी खबर। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। खार्किव के प्ले स्कूल में रूस ने अटैक किया है। लोकल पुलिस ने बच्चों का रेस्क्यू किया। जिस दौरान बताया जा रहा था कि ये हमला किया गया, उस दौरान इमारत के अंदर मासूम बच्चे मौजूद थे। 48 मासूम बच्चे मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर। अब कितने निर्दयी हो चुके हैं पुतिन, रूस की सेना किस रूप में अब यहाँ पर आम जनता को, मासूम बच्चों को टारगेट कर रही है। खार्किव का ये प्ले स्कूल, यहाँ पर रूसी अटैक हुआ। लोकल पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद में बच्चों का रेस्क्यू किया। जहां तक नजर जाती है वहां पर सिर्फ तबाही नजर आती है और आनन फानन में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, उन्हें फर्स्ट एड दी गई और उसके बाद में जो बच्चों के माता पिता थे उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन बच्चे डरे हैं, सहमे हैं। उन बच्चों को तो ये तक जानकारी नहीं कि आखिर उनके ऊपर हमला क्यों और किसने किया है। आखिर इन मासूम बच्चों को टारगेट करके क्या साबित करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। इमारत के अंदर 48 मासूम बच्चे थे। देखिए कैसे हड़कंप मच गया। चारों तरफ सिर्फ धुआं धुआं और लपटों का तांडव नजर आ रहा था। और युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर खार्किव से ही है। आइए आपको बताते हैं, खार्किव में रूसी हमले से बड़ी तबाही हुई है। तो रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी खबर है। खार्किव में रूसी हमले में बड़ी तबाही की खबर सामने आई है। आपको ये भी बताते चले कि जिस रूप में एक बड़ी तस्वीर नजर आई है, हमले में बड़ी तबाही, किंडरमार्टेन से हमले से हर तरफ तबाही नजर आई और हमले के बाद आसपास इलाकों में खौफ का मंजर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर खार्किव में रूस ने बड़ा हमला बोला और पहले यहाँ पर प्ले स्कूल को निशान बनाया। किंडरमार्टेन में यहाँ पर बेसिकली किस तरह से टारगेट किया गया था। कई बच्चे, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिस दौरान ये हमला हुआ। धमाके की आवाज इतनी खतरनाक थी कि दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। फिलहाल यहाँ पर लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर जो है वो रूस के खिलाफ ब्रिटेन के बड़े कदम से जुड़ी हुई। ब्रिटिश फ्रिगेट ने युद्धपोत का पीछा किया है। ब्रिटेन के समंदर में रूसी युद्धपोत नजर आया है। ब्रिटिश तट से गुजर रहा था ये रूसी युद्धपोत और ब्रिटिश फ्रिगेट ने रूसी युद्धपोत को रोका। बताया जा रहा है 48 घंटों तक लगातार रूसी युद्धपोत पर नजर जो है वो बनी हुई है। और आपको ये भी बताते चले, बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। जो ब्रिटिश फ्रिगेट है वहां पर युद्धपोत का पीछा करने की खबर सामने आई है। ब्रिटेन के समंदर में रूस का जो युद्धपोत था उसे बाकायदा रोका गया है। ब्रिटिश तट से ये रूस का युद्धपोत गुजर रहा था जिसे रोका गया है।
एक और बड़ी खबर आक्रमण में युद्ध के मैदान से ही है। जान लीजिए बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर है डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच में भीषण जंग जारी है। वॉर ब्रेकिंग। यूक्रेन के बीच अब आमने सामने की जंग है। देखिए किस रूप में यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर नजर आती है। बड़ी खबर डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच में भीषण जंग है। रूस यूक्रेन के बीच में अब आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी, रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस की सेना के हथियार भी जब्त कर लिए हैं, ये जानकारी है। देखिए ये इसी मुठभेड़ की तस्वीर है। एक तरफ यहाँ पर रूस की सेना, दूसरी तरफ यहाँ पर यूक्रेन की सेना, और ये डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा अब पूरी पीक पर ये पूरे जंग थी कि यूक्रेन ने रूस की सेना के हथियार तक जब्त कर लिए। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव बरकरार है। रूस से आई एक बड़ी और डराने वाली खबर। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम देश को सीधे सीधे धमकी दी है और यह अब तक की सबसे बड़ी धमकी, सबसे बड़ी चेतावनी है। ये कहा है कि अगर रूस की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब होगा ऐसा जो इतिहास याद रखेगा। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब परमाणु हमला माना जाए? यूक्रेन जंग के बीच में रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। नाटो देशों में हड़कंप मच गया है और अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो उसके नतीजे बहुत ज्यादा भयावह होंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या पुतिन वाकई में न्यूक्लियर बटन दबाने की तैयारी में है और दुनिया की नजरें अब क्रेमलिन पर टिकी हुई है? रूस ने बुधवार को एक अभूतपूर्व अभ्यास किया। अपनी परमाणु त्रिकोण यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्री मिसाइलें और वायु मार्ग क्रूज मिसाइलें सभी एक साथ लाइव फायर ट्रेनिंग के नाम पर चलाए गए। प्लेसात्स्क से एक यार्ड्स ICBM नाम की मिसाइल लॉन्च हुई। कम चटका स्थित पूरा रेंज की और साथ ही रूसी नौसैनिक प्लेटफॉर्मों से भी मिसाइलें दागी गई। यह अभ्यास परमाणु की ताकत का संकेत देता है। रूस का कहना है कि ये एक नियमित अभ्यास है, लेकिन पश्चिमी विश्लेषक इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि भय की राजनीति है। ये सिर्फ मिसाइल फायरिंग नहीं है, इसके पीछे है एक रणनीति, कूटनीति का खेल। न्यूक्लियर परमाणुओं की नुमाइश करके रूस इस माध्यम से कहना चाहता है कि अगर तुम बढ़ोगे तो हम उठा सकते हैं वो कदम जिसे इतिहास ने देखा ही नहीं। यूक्रेन में युद्ध की दिशा बदलना। युद्ध में अब तक रूस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। संसाधन थक रहे हैं। पश्चिम का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह का इस्तेमाल रूस को दोबारा मोर्चे पर बाजी लेने की कोशिश जैसा लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेस्ट सपोर्टेड मिसाइलें मिल रही हैं। उत्तरी अटलांटिका गठबंधन की भावनाएं सक्रिय है। रूस इस अभ्यास के जरिए कहना चाहता है, अगर आप सीधे आएंगे हम परमाणु मांड में उतरने को तैयार है। रूस की परमाणु डॉक्ट्रिन में बदलाव आ रहा है, यानी अगर हमारी भूमि पर हमला हुआ तो परमाणु विकल्प खुला है। तो क्या रूस नए मैप पर चल रहा है? हाँ,
इसके संकेत मिलते हैं कि रूस सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा बल्कि नई रणनीति बना रहा है। यूक्रेन में इस तरह की परमाणु संकेत रणनीति पहले इतनी तेज नहीं थी, लेकिन जैसे ही रूस को मोर्चे पर झटके मिले, उसने परमाणु भाषा तेज कर दी। रूस ने न सिर्फ अभ्यास बढ़ाया है बल्कि परमाणु हथियार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से दूर हो रहा है। इस अभ्यास ने साफ संकेत दिया है कि रूस युद्ध मंच पर परमाणु उपयोग की आकृति को भी तैयार कर रहा है। अगर आपने हमारी सीमा के अंदर कदम बढ़ाया तो हम विकल्प देख सकते हैं। रूस अब मानवीय जंग से परमाणु संभावित जंग की दिशा में सीमाओं पर धक्का मुक्की कर रहा है। ऐसे में जेलेंस्की और यूक्रेन के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन को सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं करनी बल्कि परमाणु छाया वाले माहौल में भी बचते हुए चलना है। जेलेंस्की को इस बात का सामना करना होगा कि रूस की परमाणु दिखावा रणनीति से यूक्रेन का मनोबल टूटे, पश्चिमी समर्थन लड़खड़ाए। अगर यूक्रेन कोई आक्रामक पहल करता है तो रूस की सीमा में या रूस समर्थक क्षेत्रों में, तो रूस इस अभ्यास को परमाणु चेतावनी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन का संसाधन स्तर, जनसंख्या हानि, पुनर्रचना खतरे में है। परमाणु शस्त्रों की छाया में युद्ध के परिणाम और भी घातक हो सकते हैं। पश्चिम का झुकना या सहायता में कमी आना यूक्रेन के लिए रणनीतिक पराजय की ओर पहला कदम हो सकता है। जेलेंस्की को शायद एक तरह से दो लड़ाई लड़नी होगी, पारंपरिक मोर्चे पर भी और परमाणु सुरक्षा एवं राजनयिक मोर्चे पर भी। पुतिन के आक्रामक तेवर से भारत का रुख क्या होगा? भारत का नजरिया क्या होगा? चुनौतियां बड़ी होंगी। परमाणु युद्ध का खतरा अब सिर्फ रूस यूक्रेन तक नहीं रहा, ये वैश्विक व्यवस्था, न्यूक्लियर डिटेरेंस सिस्टम, परमाणु नियोक्ता देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत की सुरक्षा नीति, हमारा परमाणु दृष्टिकोण, रूस पश्चिम भारत संबंध सब इस परिप्रेक्ष्य में फिर से विचाराधीन होंगे। अगर परमाणु की धमकी राजनीति सफल हुई तो ये उदाहरण बन सकता है कि एक देश किस प्रकार विरोध को भय के आधार पर दबा सकता है। ये भारत जैसे देश के लिए चेतावनी घंटी है, जहां शक्ति संतुलन रणनीति अहम है। हमें ये समझना होगा कि आज की जंग सिर्फ गोला बारूद की नहीं। रूस यूक्रेन की जंग जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही, दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल का वार चरम पर है। जंग किस दिशा में बढ़ सकती है कहना मुश्किल है। तो अब सवाल उठता है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? रूस कोशिश करेगा कि यूक्रेन के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को रोक सके, पश्चिमी हस्तक्षेप को कमजोर करे और रणनीतिक रूप से युद्ध को लंबा खींचे। अगर यूक्रेन या पश्चिम कोई बड़ा कदम लेते हैं तो रूस इस परमाणु दृष्टि को सक्रिय कर सकता है या कम से कम डरावनी छवि बनाकर पीछे बैठना चाहता है। दरअसल रूस एक तरह से यूक्रेन को डरा इशारों में संकेत दे रहा है कि इसके नतीजे भयावह होंगे। यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए बाध्य किया जा सकता है, जहां रूस अपना हिस्सेदारी बेहतर कर चुका होगा। पश्चिमी समर्थन समिति हो सकता है। अगर जोखिम
बहुत बढ़ जाए तो जोखिम उच्च हस्तक्षेप से बचा जाए। वहीं रूस की भूमिका परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत होगी, जिसका असर निम्न स्तर के मोर्चों पर भी दिखेगा। लेकिन याद रहे, परमाणु हमला अभी तक नहीं हुआ है और कई विशेषज्ञ इसे बहुत संभावित नहीं मानते। लेकिन भय का उपयोग किया जाना तय है और यही आज की स्थिति को सबसे खतरनाक बनाती है। हमारी आंखों के सामने एक नया अध्याय लिख रहा है, वो अध्याय जहां शक्ति सिर्फ गन फायर की नहीं, परमाणु शक्ति की मौजूदगी, दिखावे और संदेश की है। रूस ने इस अभ्यास के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध मंच पर बैकफुट पर नहीं है, बल्कि तैयार है। यूक्रेन को अब सिर्फ मोर्चे पर लड़ना नहीं, उसे ये साबित करना है कि परमाणु धमकी के सामने भी वो डर नहीं सकता, समर्थन पीछे नहीं हटेगा और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ है। दावा किया जा रहा है कि अगला मोड़ ये हो सकता है कि रूस प्रयास करे कि यूक्रेन को बिना वार्ता मैच पर लाने को मजबूर करे, और अगर यूक्रेन ने ठोस बैकअप नहीं पाया तो वो निश्चित दबाव में झुक सकता है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान होगा चारों ओर वैश्विक सुरक्षा का क्षतिग्रस्त होना, क्योंकि अगर परमाणु धमकी रणनीति सफल हो गई तो दुनिया ये सीख जाएगी कि बेहद शक्तिशाली देश परमाणु दिखावा करके अपने लक्ष्य साध सकते हैं, और ये समय का सबसे खतरनाक संदेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, ये जरूर कहा जा सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आक्रमण में युद्ध के मैदान से। और बड़ी खबर है, ब्रुसेल्स में मैक्रो से ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। ज़ेलेंस्की ने हथियार देने की अपील की है। ट्रंप हथियार नहीं देते तो आप देंगे, हथियारों की बात से पुतिन घबरा जाते हैं, ये बात कही गई है। आपको बताएं, यूरोप से लंबी दूरी के हथियारों की मांग अब यहां पर करते हुए नजर आए हैं ज़ेलेंस्की। आपको बताते चले कि ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए ये हो जाती है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से टॉमहॉक मिसाइल की बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, उस बीच पहले अमेरिका का मन बन रहा था, फिर उसके बीच में ऐसा लगता है कि मानो डोनाल्ड ट्रंप भी संशय में हैं टॉमहॉक मिसाइल को लेकर। वहां दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन आंखें दिखाते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच ज़ेलेंस्की ब्रुसेल्स में पहुंचे मुलाकात करने के लिए इमानुएल मैक्रो से मुलाकात करते हुए उन्होंने हथियार देने की अपील की है, हथियार मांगे हैं और कहा है कि ट्रंप अगर हथियार नहीं देते हैं तो आप हथियार दें। हथियार की बात सुनते ही पुतिन घबरा जाते हैं। हालांकि अब इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह के हथियारों की डील हुई है, किस तरह से सहयोग पर बात बनी है, इस पर जानकारी और स्पष्ट आना बाकी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की अब रूस के खिलाफ अन्य देशों से लामबंदी करने में जुटे हैं। और अब अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर। को लेकर बड़ी खबर है। फ्रांस के जनरल ने विश्व युद्ध की आशंका जता दी है। फ्रांस के जनरल कहते हैं कि सेना के जनरल फेबियन मॉडर्न दावा कर रहे हैं कि 5 साल में रूस से बड़ी झड़प की आशंका है। यूरोप की रूस से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये बड़ी बात इस दौरान उनकी तरफ से कही गई है। उनका ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। फ्रांस के जनरल ने विश्व युद्ध की आशंका जताते हुए कहा है कि आने वाले 5 साल बहुत अहम हैं। 5 साल में रूस से झड़प की आशंका है। झड़प तो अभी भी है, लेकिन ये झड़प और भी ज्यादा उग्र हो सकती है। यूरोप की रूस से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
रूस के ताजा प्रहार से यूक्रेन दहल उठा है। राजधानी कीव से लेकर खार्किव तक हर तरफ धुआं और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। रूसी मिसाइलों ने पावर स्टेशन, डिफेंस ठिकानों और संचार केंद्रों को टारगेट किया, जिसके बाद आधे यूक्रेन में बिजली गुल हो गई है। रात के सन्नाटे में गूंजती मिसाइलों की आवाजें, लोग घरों में कैद, बंकरों में छिपे हुए, डर, खौफ और अनिश्चितता का माहौल। ज़ेलेंस्की साफ कह रहे हैं, रूस आतंक फैला रहा है लेकिन यूक्रेन झुकेगा नहीं। वहीं मॉस्को का दावा है कि ये तो जवाबी कार्रवाई है, उकसाने वालों के लिए सीधे सीधे चेतावनी है। यूक्रेन पर रूसी प्रहार जारी है और दुनिया सांसें थामकर देख रही है। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का अब तक का सबसे भयानक हमला। आसमान से बरसे 2000 किलो बारूद। धमाका इतना जबरदस्त कि मानो पूरा शहर हिल उठा हो। रात के अंधेरे में तेज रोशनी, फिर धुएं का उठता भयंकर गुब्बार। ये है वो तस्वीरें जो इस युद्ध की नई दहशत बयां कर रही हैं। खार्किव पर 2000 किलो बारूद बरसाना सिर्फ जंग नहीं, ये है ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। फरवरी 2022 में रूस के हमले से शुरू हुई ये जंग अब एक लंबी लड़ाई में बदल चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये संघर्ष सिर्फ दोनों देशों की जमीन पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गहरा असर डाल रहा है। मिसाइल हमले और जमीनी लड़ाई के बीच हर रोज नई कहानियां सामने आती हैं। कभी किसी गांव के स्कूल पर हमला होता है, कभी अस्पताल खंडहर में तब्दील हो जाते हैं, तो कभी लोग अपने घर छोड़कर दूर देशों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। कैमरे की नजर से देखें तो ये युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। कीव और पूर्वी यूक्रेन के इलाके आज भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हर दिन तोपों और ड्रोन हमलों की आवाज से जिंदगी थम जाती है। बच्चे किताबों की जगह बंकर में दिन बिताने को मजबूर हैं। लाखों लोग या तो अपने परिजनों को खो चुके हैं या फिर युद्ध की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। अनुमान है कि करीब 70 लाख से अधिक लोग शरणार्थी के तौर पर यूरोप और पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। ये लोग ना तो पूरी तरह सुरक्षित हैं, ना ही उन्हें अपने भविष्य का कोई भरोसा है। दूसरी तरफ रूस लगातार ये दावा करता है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ अपनी सुरक्षा और नाटो के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके तर्कों को ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा। पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और यूक्रेन को हथियार, आर्थिक सहायता और डिप्लोमैटिक समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की मदद भेजी है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने शुरू में यह दावा किया था कि उसका अभियान कुछ ही दिनों का होगा, यूक्रेन को जल्दी परास्त कर लिया जाएगा।
और पश्चिम को एक ऐसा संदेश मिल जाएगा कि रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत में तस्वीर उलट गई। यूक्रेन ने अपने नागरिकों और सेना के दम पर कड़ा प्रतिरोध किया। राजधानी कीव को कब्जे में लेने की रूसी कोशिशें नाकाम रहीं। धीरे धीरे ये संघर्ष लंबी लड़ाई में बदल गया, जिसमें अब तक कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन आज भी संघर्ष का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके, जिन्हें रूस ने पहले ही अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, वहां लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। रूस इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना दक्षिणी हिस्से खेरसोन और ज़ेपोरिजिया में लगातार पलटवार कर रही है। कई जगहों पर यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत और हथियारों के भंडार की तुलना में यूक्रेन को भारी समर्थन पश्चिम से लेना पड़ रहा है। युद्ध का सबसे भयावह पहलू आम नागरिकों पर इसका असर है। लाखों लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। यूरोप के देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़कर कई मिलियन तक पहुंच चुकी है। पोलैंड, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन ने वहां की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी असर डाला है। यूक्रेन के भीतर भी कई शहर खंडहर में बदल गए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और घरों को निशाना बनाए जाने के बाद नागरिकों का जीवन मुश्किल हो गया है। जंग के मैदान पर अगर नजर डालें तो दोनों पक्षों ने अब तक भारी नुकसान उठाया है। हजारों सैनिक मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं और युद्ध उपकरण की भारी तबाही हुई है। लेकिन इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक बाजारों पर भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। युद्ध की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई और पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। यूरोप को मजबूरी में वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़े। गेहूं और अन्य अनाज की आपूर्ति पर भी असर पड़ा, क्योंकि यूक्रेन अनाज निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो ये युद्ध 20वीं सदी के युद्धों की तरह खौफनाक मानवीय संकट लेकर आया है। लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई से वंचित हो गए, परिवार बिखर गए, बुजुर्ग और महिलाएं शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। राहत संगठन लगातार दवाइयां और भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के हालात में ये काम बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। अब सवाल यही है कि क्या इस जंग का अंत संभव है? कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुईं, इस्तांबुल से लेकर जिनेवा तक बातचीत के दौर चले, लेकिन अब तक किसी निर्णायक नतीजे पर सहमति नहीं बनी। रूस चाहता है कि कब्जाए गए इलाके उसके पास रहें और यूक्रेन चाहे तो बाकी हिस्सों पर शासन करे। वहीं यूक्रेन का कहना है कि जब तक हर इंच जमीन वापस नहीं मिलती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है। पश्चिमी देशों ने तेल, गैस, बैंकिंग और तकनीक पर पाबंदियां लगाईं। हालांकि रूस ने चीन और अन्य देशों की मदद से इन प्रतिबंधों का असर कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये साफ है कि वैश्विक मंच पर रूस को पहले जितना समर्थन नहीं मिल रहा।
यूक्रेन के लिए भी ये युद्ध आसान नहीं रहा। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। बुनियादी ढांचा लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार कहते आ रहे हैं कि ये जंग उनकी आज़ादी और पहचान की जंग है। पश्चिम से उन्हें राजनीतिक और नैतिक समर्थन भी मिलता रहा है। 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। टाइमलाइन अगर देखें तो फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ। उसी साल रूस ने कई इलाके कब्जे में ले लिए। 2023 में यूक्रेन ने पलटवार शुरू किया और कुछ इलाके वापस लिए। 2024 में पश्चिमी देशों की मदद और ज्यादा तेज हुई। अब 2025 में भी हालात ज्यादातर वहीं के वहीं हैं। ये जंग एक तरह से ठहराव पर है, लेकिन गोलीबारी और बमबारी थमी नहीं है। दुनिया भर की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे शांति बहाल हो सके। क्या संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान इस संघर्ष को खत्म करने में कोई ठोस भूमिका निभा पाएंगे, या फिर ये जंग आने वाले कई सालों तक ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि ये युद्ध ना तो किसी एक देश की समस्या है और ना ही सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवीय हालात पर पड़ा है। और जब तक इस जंग का समाधान नहीं निकलता, तब तक दुनिया भर की चिंताएं बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में नई जंग शुरू हो गई है। जी हां, रूसी तेल कंपनियों पर बैन के बाद अब पुतिन ने ट्रंप को सीधे खुली धमकी दे डाली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बार-बार मुलाकात और यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की खबरों के बीच में अब पुतिन ने खुले शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के भीतर हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए तो रूस उसे कुचल डालेगा। यूक्रेन में टॉमहॉक पहुंचा तो युद्ध का मानचित्र बदल जाएगा। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मारक ताकत आएगी, पर क्या इसका मतलब है रूस की बर्बादी तय है? ये बयान जरूरत से ज्यादा आसान होगा। टॉमहॉक से युद्ध ज्यादा पारदर्शी, बेहद खतरनाक होगा। मॉस्को की सुरक्षा को सीधा खतरा महसूस होगा। जो असर दिखेगा वो सिर्फ मोर्चे का नहीं, दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और जवाबी चालें बदलेंगी। रूस की प्रतिक्रिया तेज होगी और कठोर हो सकती है। जोखिम और भी बढ़ जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उम्मीदें अब आसमान छूने वाली हैं, क्योंकि वो मिसाइल जिसके लिए उनकी निगाहें बेचैन थी, अब सच होने वाली है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा है कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार हो रहा है। ये वो मिसाइल है जिनकी मारक क्षमता है 2500 किलोमीटर। मतलब अब मॉस्को भी यूक्रेन के हथियारों की रेंज में आ जाएगा। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक नई मांग की थी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को ये टॉमहॉक मिसाइल बेची जाए ताकि वे उन्हें यूक्रेन तक पहुंचा सके। ये कदम न सिर्फ यूक्रेन को ताकत देगा, बल्कि रूस के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा।
टॉम हॉक मिसाइलें जो लंबी दूरी तक निशाना साधती है, अब युद्ध के नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है। मॉस्को की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। ये मिसाइलें यूक्रेन को नई ताकत देंगी, जो रूस की ताकत को चुनौती देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। अमेरिका की ये चाल एक बार फिर रूस के लिए बढ़ते दबाव का संकेत है। युद्ध और भी ज्यादा भयंकर होने वाला है। क्या रूस इस नए हथियार के सामने टिक पाएगा? देखना होगा। ये नई मिसाइल युद्ध के समीकरण को कैसे बदलेगा? यूक्रेन की उम्मीदें अब परवान चढ़ने वाली है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि रूस को अंदर धकेला जाए, तो वहीं अमेरिका विशेष दूत कीथ केलॉग कहते हैं कि संकेत हां की तरफ दिख रहा है। कीव अब लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम हो सकता है। ये कदम युद्ध के मानचित्र को बदल देगा। मॉस्को के लिए ये नई चुनौती होगी। अगर टॉम हॉक पहुंचे तो लड़ाई का दायरा और तीखा होगा। ये निर्णायक मोड़ हो सकता है, लेकिन जोखिम भी बड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बढ़ेगी। कूटनीति और ताकत दोनों का सामंजस्य अब निर्णायक होगा। देखना होगा कि क्या ट्रंप हाँ करेंगे, क्या यूरोप ये हथियार लाने में साथ देगा। रूस ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्को ने कहा कि वे पूरी स्थिति को सावधानी से देख रहे हैं। उनका कहना है कि क्या ये मिसाइलें यूक्रेनी सैनिक चलाएंगे या फिर अमेरिकी सैनिक भी सीधे हमले करेंगे, और सबसे अहम, टारगेट का डेटा कौन देगा? क्या अमेरिका ये जानकारी साझा करेगा? पेस्को का मानना है कि ये मिसाइलें कोई जादुई हथियार नहीं है। टॉम हॉक हो या कोई और, वे युद्ध की दिशा या परिणाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगी। यानी हालात वैसे ही जटिल बने रहेंगे। कूटनीति और टकराव के बीच अभी भी संघर्ष जारी रहेगा। दुनिया ये सवाल उठा रही है कि क्या ये मिसाइल सच में युद्ध का अंत करेंगी या नया संकट बढ़ाएगी। उधर ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में 8 युद्ध खत्म करने का दावा किया था। नोबेल पुरस्कार मिलने की बात भी उठ रही है, लेकिन जिस युद्ध को उन्होंने 24 घंटे के अंदर खत्म करने का वादा किया था, वो अब 3 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। लेकिन अब भी रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। अब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। ये खबर आते ही रूस आग बबूला हो गया। रूस ने इसे सीधे तौर पर दखलंदाजी माना है। मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि ये कदम हथियारों के साथ युद्ध को और भड़का सकता है। अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये सीमा लांघना खतरनाक होगा। टॉम हॉक मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। अगर ये यूक्रेन को दी गई तो मॉस्को भी खतरे में होगा। ये कदम युद्ध को और जटिल और खतरनाक बना देगा। तो क्या ट्रंप प्रशासन इस दांव को उठाएगा? क्या अमेरिका यूक्रेन को ऐसा हथियार देगा जो सीधे रूस को निशाना बनाए? और क्या इससे विश्व युद्ध के हालात पैदा होंगे? ये सवाल आज दुनिया के सामने है। इस लड़ाई का अगला पड़ाव बेहद निर्णायक होगा। ये कोई जादुई हल नहीं, ये जंग को और जटिल बनाएगा। एक बात साफ है, टॉम हॉक से जीत की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि नए संकट की दहलीज पर दुनिया खड़ी हो सकती है।
बात ईरान की। ईरान अब आसमान से वार की तैयारी में है। खामनेई ने रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदकर इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी। ये सिर्फ जेट नहीं, ईरान की नई हवाई ताकत का ऐलान है और इस सौदे ने मिडिल ईस्ट में बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। तेहरान ने दुनिया को साफ बता दिया है कि अब वो जमीन से नहीं, हवा से जवाब देगा। सुखोई 35 की दहाड़ अब वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों को सुनाई दे रही है और ये शोर सिर्फ इंजन का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत है। मध्य पूर्व की हवा गर्म हो गई है। अमेरिका इजराइल की धमकियों के बीच ईरान ने बड़ा खेल खेला है। उस सौदे की खबर आई है जो अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। करीब 12 दिनों की जंग के बाद ईरान अपनी वायुसेना को ऐसी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। रूस से 48 आधुनिक Su-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान तैयार हो चुका है। सौदा लगभग 6 अरब डॉलर से लेकर 7 अरब डॉलर के बीच का है। ये सौदा न सिर्फ वायु शक्ति बढ़ाएगा बल्कि हवाई शक्ति के मानचित्र को बदल सकता है। अमेरिका के लिए बुरा वक्त आने वाला है। रूस और ईरान ने मिलकर एक ऐसी रक्षा डील खोल दी है जो अमेरिका की हवा पूरी तरह बदल देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान रूस से 48 Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। ये सौदा सिर्फ सौदा नहीं है, एयर पावर की नई क्रांति है। डिलीवरी शेड्यूल 2026 से लेकर 2028 के बीच है। मतलब ईरान की नई शक्ति से अमेरिका और इजराइल को 2-3 सालों में सामना करना होगा। ये हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये डर पैदा करने के लिए है। ईरान की वायु शक्ति जो पुरानी F-14S, MiG-29S और घिसे पिटे प्लेन से बनी थी, अब पीछे हटेगी। ये सौदा सिर्फ विमानों का नहीं, राजनीतिक संदेश है। अमेरिका की दबाव नीति, इजराइल की धमकियां सब बेअसर हो सकती हैं। रूस ने सैन्य तकनीक सहयोग को नई ऊंचाई दी है। ईरान के साथ 20 साल की संधि में रक्षा और इंटेलिजेंस साझेदारी लिखी गई है। यह गठबंधन अमेरिका के बनाए नियमों को चुनौती दे रहा है। पश्चिम प्रतिबंधों के बीच रूस ईरान का यह समझौता दिखाता है कि जब दो शक्तियां मिलती हैं, तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ईरान न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि इलाके में हवा में दबाव बनाए रहे, हवाई शक्ति स्थापित करने और भविष्य की युद्ध रणनीतियों को निर्धारित करने की स्थिति में आ जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की रक्षा कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें लिखा कि ग्राहक कोड 364 के नाम से ईरान के लिए 48 Su-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमान का ऑर्डर। विमानों की डिलीवरी 2026 से लेकर 2028 तक के बीच हो सकती है। शुरुआती पुर्जे और तकनीक उपकरण पहले आएंगे, उसके बाद पूरा बेड़ा। ईरान की वायुसेना पुराने F-15, MiG-29 और पुरानी तकनीकियों पर निर्भर थी। मौजूदा घटनाएं अमेरिका और इजराइल की हवाई हमलों ने उसकी कमजोरियां उजागर कर दी थी।
अगर ये सौदा पूरा हुआ तो ईरान के एयर डिफेंस क्षमता में भारी इजाफा होगा। वो सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, रणनीतिक स्थलों और परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव आएगा। इस सौदे का मतलब है सिर्फ हथियार बढ़ाना नहीं, बल्कि रूस ईरान की साझेदारी को नया आयाम देना है। पिछले साल ईरान और रूस ने रणनीतिक दोस्ती संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें रक्षा तकनीक सहयोग को खास जगह मिली थी। Su-35 सिर्फ एक नाम नहीं, एक जानलेवा हथियार है। ये 2 इंजनों वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसका मतलब है कि हवा में अचानक दिशा बदलने की शक्ति है। इसके रडार की मदद से ये कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। हथियारों की बात करें तो ये 8000 किलोग्राम तक मिसाइलें और बम ढोने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस ये विमान दुश्मन की रडार और मिसाइल सिस्टम को बाधित कर सकता है। लेकिन ये सौदा पूरी तरह पक्का नहीं है। अभी तक ईरान या रूस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लीकेज दस्तावेजों की सच्चाई की जांच चल रही है। समय समय पर ऐसी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन हर खबर सत्य नहीं होती। और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, टेम्स नदी कहां पर है? आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है लंदन। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं, अपना मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं छोटे राजपूत, जो कि बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं। छोटे राजपूत जी, आपको इंडिया डेली की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।